हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। उम्मीद है कि सभी सही होंगे। कल कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोगों को सेंड किए थे। कल का जो हमारा लेक्चर था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का था। उम्मीद है कि वो सभी को समझ में आए होंगे, पसंद आए होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे फ्रेंड्स हमारे में चैन सर्वे से रिलेटेड। ठीक है फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है चैन सर्वे का कुछ थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ है, इसको कंप्लीट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट क्लास कंपास सर्वे की होगी, तो कंपास सर्वे की ही क्लास स्टार्ट होगी आज, डोंट वरी। बट थोड़ा ना हमारा चैन सर्वे में कुछ पोर्शंस बचा हुआ है जिसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, कैसा पोर्शन बचा हुआ है आप देखना इधर। हमारा उसमें कुछ एक एरर बचा हुआ है फ्रेंड्स, प्रोबेबल एरर। प्रोबेबल एरर को हिंदी में संभावित एरर कहते हैं। क्या बोलते हैं? संभावित एरर। ठीक है, अब हिंदी में बताना पड़ता है क्योंकि हमारे संदीप भाई साहब भी हैं, थोड़ा इंग्लिश में वीक है। संभावित एरर, संभावित त्रुटि। ठीक है, तो प्रोबेबल एरर, संभावित त्रुटि किसी भी ऑब्जर्वेशन के अंदर, किसी भी मेजरमेंट के अंदर कैसे फाइंड करें। ठीक है, देखो यहां से इस टॉपिक से लेंथी क्वेश्चंस भी बनते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं। अब लेंथी क्वेश्चंस तो हमारे ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए बेटर नहीं है, क्लियर, आप समझ सकते हो। तो जो शॉर्ट क्वेश्चंस इस टॉपिक से बन सकते हैं और जो एग्जाम में आ सकते हैं और जो आए भी है, वे देखते हैं हमारे कौन कौन से होते हैं। प्रोबेबल एरर का मीनिंग होता है फ्रेंड्स, प्रोबेबल एरर का मीनिंग ये होता है कि आपने काफी कुछ मेजरमेंट इकट्ठे किए। ठीक है, x1, x2, x3 डैश xn आर मेजरमेंट टेकन विद किसी भी चैन ऑपरेटर्स के थ्रू। ठीक है, आपने काफी सारे मेजरमेंट स्टोर किए। इफ x1, x2, x3 डैश xn measurement are taken with the help weight W1, W2, W3 dash WN। W1, W3, W ये वेट कह रहे हैं, कौन सा वेट हुआ भाई? किस वेट की चैन आप प्रयोग कर रहे थे जिससे आपने लीनियर मेजरमेंट स्टोर किया। ठीक है, ये मतलब है। अब इस लीनियर मेजरमेंट में एक प्रोबेबल एरर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये मैं बताना है। ठीक है, तो ये काफी सारा डाटा होकर आपके पास गिवन होता है, तो उससे लेंथी क्वेश्चंस बनता है। लेंथी क्वेश्चंस हमारे लिए बेटर नहीं है, तो एक शॉर्ट क्वेश्चंस कैसे बनेगा, यानी कि एक सिंगल मेजरमेंट के लिए, एक सिंगल ऑब्जर्वेशन के लिए प्रोबेबल एरर कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये हमें देखना है। ठीक है, तो ये तो हमारे लिए बेटर नहीं है। इसको अगर निकालना भी है तो ये भी हम देख सकते हैं। देखो, प्रोबेबल एरर इन सिंगल मेजरमेंट फ्रेंड्स, सिंगल मेजरमेंट को हम ऑब्जर्वेशन भी बोलते हैं। मेजरमेंट को हम ऑब्जर्वेशन, रीडिंग, मेजरमेंट किसका करा होगा? रीडिंग का तो करा होगा। ठीक है ना, तो मेजरमेंट को हम ऑब्जर्वेशन का नाम भी दे सकते हैं। क्लियर? तो अगर यहां पर अब आपको एक स्टैंडर्ड एरर बताना है, स्टैंडर्ड एरर, ये जो आपका प्रोबेबल एरर है ना मिस्टर, इस प्रोबेबल एरर को स्टैंडर्ड एरर भी कहा जाता है, स्टैंडर्ड एरर भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप निकाल सकते हो। S फॉर स्टैंडर्ड, E फॉर एरर, इसको आप फाइंड कर सकते हो इस फॉर्मूले से, प्लस माइनस 0.6745 रूट समेशन WN, यानी कि टोटल वेट का समेशन ब्रैकेट xn माइनस x का होल स्क्वायर अपॉन n माइनस 1। ठीक है फ्रेंड्स, इस फॉर्मूले के थ्रू आप इन सभी मेजरमेंट में आने वाले स्टैंडर्ड एरर जो है उसको फाइंड कर सकते हो। क्लियर? तो ये है हमारे पास। तो देखो इसमें क्या होगा, काफी सारा वेट दे रखा होगा, वो सब का समेशन करना पड़ेगा। xn
यहाँ x क्या हो जाएगा, xn और फर्स्ट वाला, फिर सेकंड वाला, फिर थर्ड वाला, ऐसे रखते हुए सोल्व करते जाओगे। ठीक है, तो काफी लेंथी क्वेश्चंस बन जाएगा। अब लेंथी क्वेश्चंस तो हमारे ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए, एमसीक्यू पर्पस के लिए नहीं सूटेबल है। ठीक है, तो जो सिंगल बनेगा हम उसी को पढ़ते हैं। मैंने आपको ये लिखा था, इस कारण मैंने आपको बता दिया। ठीक है, हमारा ये डाटा भी सेम रहेगा, ये यहाँ से हट जाएगा सिंगल ऑब्जर्वेशन के केस में। तो कैसे फाइंड करेंगे वो भी देखना सिंगल ऑब्जर्वेशन के, ये समझ में आया था। ठीक है, अब सिंगल ऑब्जर्वेशन के लिए देखते हैं कैसे करते हैं। हालांकि ये भी सिंगल ऑब्जर्वेशन के लिए है, बट इसमें काफी डाटा यूज हो रहा है, जो इतना डाटा हमें यूज नहीं करना है। तो देखो, हम ये भी बता सकते हैं कि प्रोबेबल एरर मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू में कैसे निकालते हैं। तो सेम वही फॉर्मूला है कि प्लस माइनस 0.6745 ये आपका रूट समीशन, टोटल वेट का समीशन कर लो, और xn माइनस x का होल स्क्वायर अपॉन n माइनस 1 और समीशन ये। ठीक है फ्रेंड, ये फॉर्मूला होता है हमारा प्रोबेबल में अगर निकालना हो। यही हमारा इक्वल हो जाता है प्लस माइनस ES अपॉन रूट WN के, रूट WN। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो इसको हमने कहाँ गायब कर दिया भाई, ये सिंगल, अभी जो फॉर्मूला आपने लिखा है, ठीक है, अभी जो फॉर्मूला लिखा है यहाँ पर केवल यही तो एक्स्ट्रा है, सबमिशन यही तो एक्स्ट्रा है यहाँ पर इतना, बाकी तो सेम है। तो इस पूरे की जगह हमने क्या लिख दिया, वो सिंगल ऑब्जर्वेशन वाला। ये ES किसके इक्वल है, ये ES इस पूरे की तो इक्वल होता है, तो इसको शॉर्ट तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि प्रोबेबल एरर, नेक्स्ट प्रोबेबल एरर इन सिंगल ऑब्जर्वेशन, इन सिंगल ऑब्जर्वेशन ऑफ वेट W1। ये कह रहा है कि केवल W1 वेट के लिए बताइए प्रोबेबल एरर कितना होगा। तो सिंपल है, उसने W1 वेट के लिए पूछा है ना, तो यहां पर हम सबमिशन नहीं यूज करेंगे, हम केवल W1 ही यूज करेंगे। तो प्लस माइनस ES अपॉन ओनली W1। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला देखो, ये तब तो हम इसे कर सकते हैं अगर हमें सब डाटा गिवन हो। ठीक है, ES वगैरह हमें सब पहले से ही गिवन हो और W हमें रखना हो बस, तो अब तो इसको यूज हम डायरेक्टली कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं पे ES भी निकालना हो, फिर WN रखना हो, तो काफी लेंथी क्वेश्चन बन जाएगा। अब सपोज करो आपको ES दे रखा हो, ठीक है, और W1 आपको दे रखा हो, बस वैल्यू पुट करनी हो, तो ये हमारे लिए बेटर है, बट ज्यादा के लिए हम इसको नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये मान लो यहाँ ये M मान लो, ये मीन एरर निकालते हैं हम सारे के सारे। तो ये अब जो जिस फॉर्मूले पर मोस्टली क्वेश्चंस बनता है उसको देखना। ठीक है, प्रोबेबल एरर, तो प्रोबेबल एरर या स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड एरर ये बराबर होगा प्लस माइनस 0.6745 इंटू सिग्मा, प्लस माइनस 0.45 इंटू सिग्मा। यहां जो सिग्मा है आया है, ये इस सिग्मा को सिंगल ऑब्जर्वेशन कहा गया है, यानी कि सिंगल ऑब्जर्वेशन की वैल्यू है, जो उधर हम W1 ले रहे थे ना, ऐसे ही ये सिंगल ऑब्जर्वेशन है सिग्मा। ठीक है, तो ये दे रखा हो तो ये आप बता सकते हो, ये दे रखा होगा तो आप इसको बता सकते हो। अब इसमें जो क्वेश्चंस वो आपको एक मीन एरर के रूप में पूछ लेता है कि स्टैंडर्ड मीन एरर बताइए कितना होता है। स्टैंडर्ड मीन एरर, औसत मीन एरर आपको बताना है, यानी कि EM। ठीक है, और औसत मीन एरर फ्रेंड्स आपका होता है प्लस माइनस E अपॉन अंडर रूट n, प्लस माइनस E अपॉन अंडर रूट n, E अपॉन अंडर रूट n। ये E, ये वाला E है। ठीक है, n यहां पर क्या है, n यहां पर होते हैं आपके ऑब्जर्वेशंस के नंबर, की ऑब्जर्वेशन रीडिंग्स आपने कितनी बार ली। ठीक है, एक बार और रीडिंग पड़ी है, 2 बार रीडिंग पड़ी है, 4 बार रीडिंग पड़ी है, तो वह है ये। और ये EM आपका मीन एरर है। अब इसका यूज कैसे कर सकते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स, काफी क्वेश्चन इसका बनता है। कैसे बनता है, कौन किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन कराता हूं आपको भी इस पे।
देखो फ्रेंड क्वेश्चन कैसे बनता है। ये क्वेश्चन दे दिया इसने आपको, इसने कहा है कि प्रोबेबल एरर इन सिंगल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, सिंगल ऑब्जर्वेशन का प्रोबेबल एरर इतना है। अब देखो फ्रेंड, एरर भी दे दिया, बहुत बढ़िया, एरर उसने खुद दे दिया, सिंगल ऑब्जर्वेशन का एरर उसने खुद दे दिया है, ठीक है, एंड दैट ऑफ मीन एरर, और मीन एरर भी उसने दे दिया है। ये सिंगल ऑब्जर्वेशन का होता है, ये भी उसने दे दिया, ये भी उसने दे दिया। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपसे पूछ रहा है, फॉर्मूला आपके सामने है, सब कुछ तो उसमें दे दिया, और क्या करें, ठीक है। अब पका तो खुद भी पका सकते हैं। देखो कैसे, मीन एरर कितना है फ्रेंड, मीन एरर है 0.1, सिंगल एरर कितना है 0.04, और रूट एन, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, रूट एन इधर ले आओ, तो ये इधर बच गया आपका 4, रूट हटाओगे तो एन इक्वल टू कितना आ गया 16 आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है मिस्टर। तो ये आपका क्वेश्चन इस टाइप का इस पे बनता है, जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक आपका जो इसमें बचा हुआ था, ये आपको याद रखना है। बाकी एक टॉपिक और था, बट वो मैंने आपको कल न्यूमेरिकल में कवर करा दिया है, ठीक है। एक टॉपिक और था इसमें जो कल न्यूमेरिकल में कवर कर लिया गया है, वो था हमारा कि हमारे पास कोई स्टैंडर्ड टेप है, स्टैंडर्ड टेप किसी भी डिस्टेंस को मेजर करने में हमें कुछ लॉन्ग मिल रही है या कुछ कम मिल रही है, तब एक्चुअल डिस्टेंस क्या होगी, कराया था ना फॉर्मूला, आपको बताया था। ये एक्चुअल डिस्टेंस का हमारे पास फॉर्मूला था कि L बराबर L डैश अपॉन L इंटू मेजर्ड, ठीक है, ये बताया था आपको। यहां से आप एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल डिस्टेंस निकाल सकते हो। ये टेप की वो वाली लेंथ है जिस पर आपने कोई एरर अप्लाई किया हो। मान लो आपके पास L 30 मीटर का है, किसी भी टेप की लंबाई 30 मीटर की है, और इसने आपने 200 मीटर की डिस्टेंस मापने के लिए इसे यूज किया। 200 मीटर की डिस्टेंस मापते समय ही आपको 10 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा मिल गई, तो उस केस में आप एक्स्ट्रा मिलना मतलब फालतू मिल रही है, बढ़कर मिल रही है, इसे उसमें ऐड कर दोगे तो आपको मतलब ये इतनी मिलेगी, तो ये हो जाएगा उसका L डैश, ठीक है, और ये हो जाएगी मेजर्ड, ठीक है। तो वास्तव में ये माप के कितनी दे रहा था ये बताना था। तो देखो L जो चेन की होती है लंबाई वो, और जो बढ़कर मिल रही है तो प्लस कर देते हैं, कम होकर मिल रही है तो माइनस कर देते हैं, और जो आएगा डाटा वो L डैश, और जो मेजर कर रहा है वो मेजर, तो यहाँ से एक्चुअल निकल जाती है। कल मैंने आपको इसका न्यूमेरिकल भी करा दिया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था हमारा टॉपिक चैन सर्वेइंग का, जो कुछ कल इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे उसको आप कर लेना ध्यान से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपने कंपास सर्वेइंग की ओर, कंपास सर्वेइंग पर मूव करते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट शुरू करते हैं फ्रेंड्स कंपास सर्वेइंग। कंपास सर्वेइंग आपको मैं इंट्रोडक्शन में बता चुका था कि हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। कंपास सर्वेइंग की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसके माध्यम से, जिसके थ्रू हम किसी भी लाइन की डायरेक्शंस को मेजर कर सकते हैं। याद रखना, टू मेजर द डायरेक्शन ऑफ लाइन, ठीक है। तो फ्रेंड्स, लाइन की दिशा को, डायरेक्शंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। अब डायरेक्शन मेजर कर रहे हो तो इस बात को हम एक रूप में और बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं, ये कह सकते हैं कि टू मेजर द हॉरिजॉन्टल एंगल ऑफ लाइंस, ठीक है फ्रेंड्स। हम ये कह सकते हैं कि यह किसी भी लाइंस के हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। क्लियर, ये आप बोल सकते हो। क्या आप ये बोल सकते हो कि किसी भी लाइन की डायरेक्शंस को मेजर कर सकता है?
ये कह सकते हो। एक ही बात है, डायरेक्शन का मतलब एंगल मेजर करना ही होता है। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट, अच्छा ये बात भी आपको याद रखनी है, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि कंपास के माध्यम से हम बेरिंग फाइंड करते हैं। मोस्टली फर्स्ट हम क्या काम करते हैं, बेरिंग फाइंड करते हैं, फिर उस बेरिंग के कैलकुलेशन से हमको एंगल प्राप्त होता है। लेकिन हम फाइनली क्या चीज हमें मिल रही है, हम उसी को आंसर बोल देते हैं कि हम ओरिजेंटल एंगल निकालने के लिए कंपास का यूज करते हैं। अदरवाइज फर्स्टली क्या निकाल लेगा, ये बेरिंग फाइंड करेगा। क्लियर? नेक्स्ट, आप ये कह सकते हो कि इसका यूज कहाँ करते हैं भाई, तो ये यूज ही तो है, या ये कह दो कि ये निकाल क्यों रहे हैं। ठीक है, अब आपने क्या करा, डायरेक्शंस को मेजर कर दिया, आपने एंगल को मेजर कर दिया। अगर कोई लाइन की एंगल निकाल रहे हो तो लाइन की कुछ लेंथ भी तो होगी, तो उस लेंथ को मेजर किया जा सकता है चैन या टेप के द्वारा। ये मैं आपको पीछे पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि जनरली यूज्ड टू मेक, या ये कह सकते हो जनरली यूज्ड टू रन ए ट्रेवर्स। ये आप कह सकते हो कि इसका यूज एक ट्रेवर्स को बनाने में क्या आता है, एक ट्रेवर्स को बनाने के लिए हम कंपास का यूज करते हैं। अब भाइयों ये ट्रेवर्स क्या हुआ, अभी देखते हैं इस ट्रेवर्स को भी। कंपास की थोड़ी और बात करते हैं। कंपास सर्वे जो फ्रेंड्स होता है आपका, अभी हमने चैन सर्वे पढ़ चुके हैं, चैन सर्वे से ज्यादा एक्यूरेट होता है, याद रखोगे। कंपास मोर एक्यूरेट देन चैन। ठीक है, चैन से ज्यादा एक्यूरेट क्या है, कंपास है। क्लियर? ये अब कंपास के भी टाइप होते हैं कुछ, ठीक है, वो तो वहां तक पहुंचने से पहले हमको कुछ बेसिक टर्म्स, बेसिक डेफिनेशंस होती हैं जो कंपास की पढ़नी पड़ती है, उनको पढ़ेंगे। फिर फाइनली हम पहुंच जाते हैं कि कंपास के टाइप्स क्या है, सब पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे, डोंट वरी, कुछ भी नहीं छूटेगा। ठीक है, ध्यान से पढ़ते रहो, कमेंट में आपके डाउट पूछते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। ठीक है फ्रेंड्स, देखना। तो ये बात समझ में आई, चलो अच्छी बात है। बात कर रहे थे इस ट्रेवर्स की। ये ट्रेवर्स क्या है, कहां से आया ये ट्रेवर्स, देखना क्या होता है ये ट्रेवर्स। ट्रेवर्स को फ्रेंड्स हिंदी में माला रेखा कहा जाता है। ट्रेवर्स लाइन, माला रेखा। देखो ट्रेवर्स क्या होता है फ्रेंड्स, आपको मैं पहले बता चुका हूं कि फील्ड पर आप किसी भी प्रकार का मेजरमेंट यूज करो, कोई एंगुलर मेजरमेंट लो या कोई लीनियर मेजरमेंट लो। अब आप एंगुलर मेजरमेंट ले रहे हो, आप कोई लीनियर मेजरमेंट ले रहे हो, उनके माध्यम से कुछ ना कुछ शेप आपको फील्ड पर प्राप्त होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो जो एंगुलर मेजरमेंट या लीनियर मेजरमेंट के माध्यम से आपको कोई शेप फील्ड पर प्राप्त हो रही है, उसी शेप को नाम देते हैं मेरे फ्रेंड्स ट्रेवर्स का। क्लियर? तो ट्रेवर्स फील्ड पर किसी भी मेजरमेंट के थ्रू बनाई गई एक शेप को कहा जाता है। अब वो शेप कैसी हो सकती है, ये शेप हमको देखनी है। तो देखना फ्रेंड्स, तो ट्रेवर्स तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, ट्रेवर्स के टाइप की बात करते हैं फ्रेंड्स। ट्रेवर्स को यहाँ पर 2 टाइप में रखा जाता है, यानी कि उस शेप की बात कर रहे हैं, वो शेप कैसे हो सकती है, उसको टाइप ही बोलते हैं। फर्स्ट हो सकता है आपके पास क्लोज ट्रेवर्स, जिसको हिंदी में बंद माला रेखा, क्लोज ट्रेवर्स। और सेकंड इज ओपन ट्रेवर्स। ठीक है, ये फ्रेंड्स क्लोज ट्रेवर्स सिंपली है, जो आप लोग जानते हो कि हमने जिस शेप को जिस पॉइंट से बनाना स्टार्ट किया, फाइनली वो उसी पॉइंट पर आकर मिल जाए। ठीक है, मान लो आपने किसी पॉइंट को यहां से शुरू किया और फाइनली आकर वो वहीं पर मिल जाए, तो वो हमारा क्लोज ट्रेवर्स। बिल्कुल सही बात है, मैं कौन सा गलत कह रहा हूं। ठीक है, बट अगर मैं ये कहूं कि ये पॉइंट पर ना मिले तब भी ये क्लोज ही रहेगा, कैसे रहेगा देखते हैं। तो क्लोज ट्रेवर्स को फ्रेंड्स 2 कैटेगरी में रखा गया है। फर्स्ट कैटेगरी ये जो एक ही पॉइंट पर मिले,
याद रखोगे, मीट एट वन पॉइंट, मीट एट वन पॉइंट, जो एक ही पॉइंट पर मिले, एक ही पॉइंट पर मिल रहे हैं उनको हम क्या कहेंगे, क्लोज ट्रेवर्स का नाम दे सकते हैं, जो एक पॉइंट पर मिले। ठीक है, कैसे, देखो मान लो आपने कोई ट्रेवर्स यहां से बनाना स्टार्ट किया, ये दिखेगा नहीं इधर देखना, आपने यहां से कोई ट्रेवर्स बनाना स्टार्ट किया ये, और ऐसे होते हुए आप फाइनली उसी पॉइंट पर पहुंच जाते हो जहां से आप स्टार्ट हुए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको ये जो फर्स्ट पॉइंट था इसका, ये भी आपको ज्ञात है, ये पॉइंट भी आपको ज्ञात है, ये पॉइंट भी आपको ज्ञात है, यानी ये नोन है, ये पॉइंट भी आपको नोन है, ये भी आप जानते हो, इस पॉइंट को भी आप जानते हो, इस पॉइंट को भी आप जानते हो। आपको जानना मतलब ये कोई रिश्तेदार नहीं है हमारे, इसका मतलब ये है कि ये हमारा, हम इनका डाटा हमारे पास है। ठीक है, ये एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर है, किस एंगल पर है, ये डाटा हमारे पास है, ये मतलब है इसका। तो इस वाले शेप को, इस प्रकार की शेप को हम कहते हैं कि जो एक पॉइंट पर मिले, या इसको हम नाम दे सकते हैं क्लोज लूप। क्लोज लूप, लूप भी ट्रेवर्स को ही कहा जाता है, क्लोज लूप। क्लियर फ्रेंड्स, अब हमने कहा कि क्लोज के टू टाइप रखे मिस्टर, एक पॉइंट पर मिलने वाले और एक पॉइंट पर ना मिलने वाले। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है, नोट मीट एट वन पॉइंट, जो एक पॉइंट पर ना मिले। ठीक है, वो भी क्लोज। वाह, देखो कैसे, कुछ इस टाइप के हो सकते हैं, ये इसके छोटे छोटे पॉइंट बीच में बनाने के लिए। इसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स, ये पॉइंट भी आप जानते हो, ये पॉइंट भी आप जानते हो, इस पॉइंट को भी आप जानते हो, इस पॉइंट को भी आप जानते हो, और फाइनली इस पॉइंट को भी आप जानते हो। मतलब ये हुआ, इस ट्रेवर्स के सभी पॉइंट्स आप जानते हो। तो जब सभी डाटा हमारे पास है तो फाइनली हम उसको आपस में मिला सकते हैं, नहीं मिला सकते, बिल्कुल मिला सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि जो मिल जाए वही आपका क्या होगा, क्लोज। ओपन रूप में भी आपका क्लोज ट्रेवर्स हो सकता है, ये आपका ओपन क्लोज लूप है, ओपन क्लोज लूप। ठीक है भाई, याद रखो। ठीक है, अब यहां से मिस्टर एक बेस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, 101% इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो। ठीक है मिस्टर संदीप, ध्यान से सुनना। आप कहते हो कि सर क्वेश्चन किस टाइप का बन सकता है यहां से, तो आप ध्यान से देख लेना। ठीक है, क्वेश्चंस बन सकता है, आपसे पूछता है कि आप जो ट्रेवर्स बना रहे हो, यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में बना रहे हो तो इंक्लूडेड एंगल कौन सा होगा। देखना, इफ ट्रेवर्स रन, या रोटेट बोल सकते हो, रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, ये आप कह रहे हो कि यदि ट्रेवर्स रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, या रन कर रहा है, बन रहा है, किस दिशा में, घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है, तब देन एक्सटीरियर एंगल आल्सो नो एज इंक्लूडेड एंगल। ठीक है, याद रखोगे, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तब एक्सटीरियर एंगल को ही इंक्लूडेड एंगल बोलते हैं। कब बोलेंगे, जब आपका ट्रेवर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा हो। ठीक है, तब इंक्लूडेड एंगल ही आपका क्या होगा, तब इंक्लूडेड एंगल ही आपका क्या होगा, सॉरी एक्सटीरियर एंगल ही क्या होगा, इंक्लूडेड एंगल। यानी कि इस टाइप का आपने जो ट्रेवर्स बनाया, इस दिशा में बनाया, ये ऐसे आप ऐसे चले A B C D E F, आप इस डायरेक्शन को बनाते हुए चले थे ट्रेवर्स को, यानी कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज। तो उस केस में मिस्टर आपको याद रखना है कि जो ये आपका एक्सटीरियर एंगल होता है, इसको कहेंगे एक्सटीरियर एंगल। क्या होगा ये होगा आपका एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। तब ये एक्सटीरियर एंगल ही आपका इंक्लूडेड एंगल कहलाएगा।
इसी को कहेंगे हम इंक्लूडेड एंगल। ठीक है, यदि ट्रेवर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में बनाया जाता है तब एक्सटीरियर एंगल ही इंक्लूडेड एंगल कहलाता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट, इसका अगर अपोजिट कर दे, इफ ट्रेवर्स रन या रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में, देन इंटीरियर एंगल also known as इंक्लूडेड एंगल। याद रखोगे तब इंटीरियर एंगल ही क्या कहलाएगा, इंक्लूडेड एंगल। कब, जब आपने इसको किस दिशा में बनाया हो, जब आपने इसको बनाया हो घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी कि A B C D E F, आप इस दिशा में चले बनाते हुए इसको, ये होता है एंटी क्लॉकवाइज। तब आपका ये जो इंटीरियर एंगल होगा, इस एंगल को क्या नाम देंगे, ये भाई साहब कहलाते हैं आपके इंटीरियर एंगल। ये भाई साहब कहलाता है इंटीरियर एंगल, यानी कि हिंदी में बोलते हैं आंतरिक एंगल, और ये आंतरिक ही उस केस में कहलाएंगे आपके इंक्लूडेड एंगल। ठीक है मिस्टर, तो ये हुआ आपका क्लोज ट्रेवर्स। बात करें सिंपली ओपन ट्रेवर्स की, तो जो एक पॉइंट पर ना मिले वो आपका कैसा ट्रेवर्स कहलाएगा, वो ट्रेवर्स आपका कहलाएगा ओपन ट्रेवर्स। ठीक है, जो एक पॉइंट पर ना मिलते हो उस प्रकार के ट्रेवर्स को क्या नाम देते हैं, ओपन ट्रेवर्स का नाम देते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा। यहां से ये 101% इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनता है आपका, जो कि आपको याद रखना है। लास्ट फाइनली एक नोट कर लेते हैं, ओपन ट्रेवर्स आपको याद रखना है कि जो एक पॉइंट पर ना मिले। ठीक है, वह ट्रेवर्स जो एक पॉइंट पर मीट ना करता हो उस प्रकार के ट्रेवर्स को क्या कहेंगे, ओपन ट्रेवर्स। मतलब ये होगा कि कुछ इस टाइप का ट्रेवर्स होगा, ये पॉइंट आप जानते हो सकता है इस पॉइंट को भी आप जानते हो, इस पॉइंट को भी आप जानते हो, इस पॉइंट को भी जानते हो, इसे भी जानते हो, इसे भी जानते हो, बट जो लास्ट वाला पॉइंट है वो मेले में खो गया हमसे। लास्ट वाला पॉइंट हमसे कहीं मेले में खो गया, मिसिंग है, हमें नहीं पता कितना है। तो इस प्रकार के ट्रेवर्स को मिस्टर ओपन ट्रेवर्स कहा जाता है, जो एक पॉइंट पर आकर ना मिले। ठीक है, वो हमारा किस प्रकार ट्रेवर्स, ओपन ट्रेवर्स। तो अभी हमने कंपास शुरू किया। कंपास जो कि डायरेक्शन को मेजर करने में यूज होता है, या हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजर करने में यूज होता है, या आपने कहा कि किसी भी ट्रेवर्स को बनाने में इसका यूज किया जाता है। चैन से ज्यादा एक्यूरेट होता है। क्वेश्चन उठा कि ट्रेवर्स क्या है, आपने कहा कि ट्रेवर्स एक इस प्रकार की शेप होती है जो फील्ड पर किसी भी मेजरमेंट के थ्रू बनाई जा सकती है, चाहे वो मेजरमेंट आपका एंगुलर हो या फिर वो आपका लीनियर मेजरमेंट हो। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बना कि फिर ये कितने टाइप का बन सकता है, तो ये 2 टाइप का बनता है, एक क्लोज ट्रेवर्स और एक आपका ओपन ट्रेवर्स। क्लोज ट्रेवर्स जो एक पॉइंट पर मिल भी सकता है और एक पॉइंट पर नहीं भी मिल सकता। ठीक है, उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बना हमारा कि यदि क्लोज ट्रेवर्स आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में बन रहा है तो एक्सटीरियर एंगल ही आपका इंक्लूडेड एंगल कहलाएगा, और यदि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है तो इंटीरियर एंगल ही आपका क्या कहलाएगा, इंक्लूडेड एंगल कहलाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट से इसमें थे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, इसमें भी थोड़ा और पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर अब कुछ बेसिक डेफिनेशंस यहाँ से इस डायरेक्शन से रिलेटेड स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे कि फर्स्ट हमारा यहाँ पर आता है मेरिडियन। ये मेरिडियन क्या होता है देखते हैं। मेरिडियन को हिंदी में यामोत्तर कहा जाता है, यामोत्तर। ठीक है, यामोत्तर क्या है, मेरिडियन क्या है, ये एक रेफरेंस पॉइंट होता है फ्रेंड्स, याद रखना। ये एक संदर्भ बिंदु है, एक रेफरेंस पॉइंट है, जिसकी हेल्प से हम किसी भी लाइन का एंगल या डायरेक्शन मेजर कर सकते हैं। ठीक है, मेरिडियन एक रेफरेंस पॉइंट है, इट इज ए रेफरेंस पॉइंट
ठीक है, जिसकी हेल्प से हम किसी भी लाइन का एंगल या डायरेक्शन मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जिसकी हेल्प से हम किसी भी लाइन का एंगल या डायरेक्शन मेजर कर सकते हैं। तो याद रखना, मेरिडियन इज ए रेफरेंस पॉइंट। मेरिडियन इज ए रेफरेंस पॉइंट। मेरिडियन एक संदर्भ बिंदु है। रेफरेंस को मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता चुका था, ये आपका क्या होता है, संदर्भ बिंदु। ठीक है, जिसकी सहायता से कोई दूसरा पॉइंट दूसरी कोई डायरेक्शन मेजर कर रहे हो। ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट है जिसकी हेल्प से हम किसी भी लाइन का एंगल मेजर कर सकते हैं। तो मेजर बाय हेल्प टू मेजर एंगल और डायरेक्शन ऑफ एनी लाइन with the help of मेरिडियन। मैं दोबारा बोल रहा हूं, मेरिडियन एक रेफरेंस पॉइंट होता है जिसकी हेल्प से हम किसी भी लाइन, ठीक है, किसी भी लाइन की डायरेक्शन या एंगल को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, मान लो हमारे पास ये कोई एक रेफरेंस पॉइंट है इस पर ही, और इधर इस पे ये कोई लाइन है, तो इस लाइन ये इस रेफरेंस से इस मान लो मेरे पास ये कोई दीवार है, छोड़ लो दीवार मान लो, इधर इस पे कोई लाइन है इंक्लाइन में, तो ये लाइन इस दीवार से कितना एंगल बना रही है कि भाई इस एंगल को मापने के लिए, अगर यहाँ पर दीवार ना होती क्या हम इस एंगल को मेजर कर देते क्या? नहीं। तो ये यहाँ पर एक रेफरेंस पॉइंट का कार्य कर रही है दीवार। ठीक है, और यही हमारा क्या है, एक मेरिडियन है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा क्या है, एक मेरिडियन है। ये मेरिडियन है, और जो यहाँ से आप ये डाटा उठाओगे थीटा के रूप में, ये आपका बेरिंग है। बेरिंग में लिखेंगे, इसके भी टाइप होते हैं, मेरिडियन के भी टाइप होते हैं। ठीक है, तो समझ में आया मेरिडियन क्या है? मेरिडियन एक रेफरेंस पॉइंट को कहता है जिसके द्वारा हम किसी भी लाइन के एंगल या डायरेक्शंस को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ये इसके जो टाइप होते हैं, ये कुछ टाइप होते हैं इसके। नंबर 1 ट्रू मेरिडियन, नंबर 2 मैग्नेटिक मेरिडियन, नंबर 3 ग्रिड मेरिडियन, एंड नंबर 4 स्वैच्छिक आर्बिट्रेरी मेरिडियन। यह आपके पास 4 प्रकार के मेरिडियन होते हैं। ठीक है, ये क्या क्या हम बताते हैं, क्या होते हैं, ये कल की वीडियो में पढ़ेंगे इनको। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए आप इतना ही रखोगे। तो इस लेक्चर को ध्यान से नोट कर लेना। चैन सर्वे में कुछ डाउट है तो अभी इससे पहले उस चैन को ध्यान से पढ़ लेना, उसके सभी क्वेश्चंस को सोल्व कर लेना। कुछ डाउट हो आप व्हाट्सएप पर जाकर या कमेंट बॉक्स में जाकर अपने डाउट को क्लियर करा सकते हो। ठीक है, तो मिस्टर कुछ भी डाउट वगैरह अगर आपके आते हैं तो आप मालूम कर सकते हो। ठीक है, देखो ध्यान से सभी को पढ़ना है, सभी को नौकरी निकालनी है, कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं कल की वीडियो में। ठीक है, ओके, बाय, जय हिंद, जय भारत।